all again. This is our topic, that is frictions and lubrications. तो बच्चों लास्ट क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया है, दिस टॉपिक इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन. इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शंस एग्जिस्ट विद इन द इंजन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स, और वी विल डिस्कस अबाउट दोज पार्ट्स देयर फ्रिक्शन विल एग्जिस्ट and how we can minimize or reduce the friction. That we will study in the lubrications, which are the lubricating oils and which are the lubricants that we can use to minimize the friction when there is the relative motion between the two parts of the given particular engine piston cylinder arrangements. तो बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो फ्रिक्शन है जनरली क्या करता है, फ्रिक्शन जनरली रेफर्स टू फोर्स एक्टिंग बिटवीन सरफेस एज, फोर्स एक्टिंग बिटवीन सरफेस एज इन रिलेटिव मोशंस. सपोज देयर आर टू सरफेस एज you are seeing, this is 1 and this is 2. If one surface have relative motion between the other या with respect to the other, or we can say that if both surfaces having the relative motions with respect to other, अगर बच्चों दोनों सरफेस आपस में रिलेटिव मोशन कर रही हैं विद रेस्पेक्ट टू अदर, या फिर एक सरफेस आपकी मूव कर रही है दूसरी सरफेस आपकी स्टेशनरी है, देन देयर विल बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस. तो बच्चों सरफेस के बीच में क्या होगी, रिलेटिव मोशंस होगी, एंड देयर एग्जिस्ट ए फोर्स, और वहाँ पर एक फोर्स काम करेगा दैट विल ऑलवेज अपोज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी की टेंडेंसी है मूव करने की, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, इट विल अपोज. ये क्या करेगा, उस डायरेक्शंस को अपोज करेगा. तो अगर हम बात करते हैं इन इंजन्स, फ्रिक्शनल लॉसेज आर मेनली, अगर हम बात करते हैं इंजन्स की, तो इंजन्स के अंदर क्या है बेसिकली, इन द इंजन्स फ्रिक्शनल लॉसेज आर मेनली ड्यू टू स्लाइडिंग एज वेल एज रोटेटिंग पार्ट्स. इंजन्स के अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है, जो भी फ्रिक्शनल लॉसेज होंगे वो किसकी वजह से होंगे, ड्यू टू द स्लाइडिंग और ड्यू टू द रोटेटिंग मोशन ऑफ द पार्ट्स. जिन पार्ट्स में स्लाइडिंग या रोटेटिंग मोशंस होगी वहाँ पर बच्चों फ्रिक्शन आपका एग्जिस्ट करेगा, एंड द लॉसेज में अकर ड्यू टू दैट वन. तो अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, नॉर्मली इंजन फ्रिक्शन इन इट्स ब्रॉडर सेंस इज टेकन एज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटेड पावर IP एंड द ब्रेक पावर BP. अगर बच्चों हम देखिए स्टार्टिंग में जो यूनिट नंबर 1 थी उसमें हमने इंजन फ्रिक्शन के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि जो भी टोटल पावर फ्यूल के पास में होती है, ठीक है, यानी फ्यूल के पास बर्न करने पर जो भी टोटल पावर आपकी क्या होती है, जनरेट होती है, दैट इज नोन एज इंडिकेटेड पावर. और यहाँ पर जो भी टोटल पावर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स के अंदर जनरेट होगी, एक तो टोटल एनर्जी जो फ्यूल के पास है, ठीक है, मान के चलिए इसके पास 100 एनर्जी है, और 100 एनर्जी में से मान के चलिए 99 या 98 बर्न करने में यहाँ पर सिर्फ बर्न हो रही है. तो बेसिकली क्या है, दैट बर्निंग जो 98% आपकी बर्न हो रही है, दैट इज और इंडिकेटेड पावर. जो इंजन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स के अंदर फ्यूल के बर्न होने से जो भी पावर आप गेट कर रहे हो विद इन द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स, दैट इज और इंडिकेटेड पावर. और इस पावर को जब आप पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स को मूव करने में चलाते हैं, यानी क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करने में चलाते हैं, तो वहाँ पर जो पावर आपको मिलती है दैट इज और ब्रेक पावर. वो स्टूडेंट्स क्या होती है आपकी, दैट इज और ब्रेक पावर, वो आपकी ब्रेक पावर होती है, ठीक है, दैट यू विल गेट. तो ये जो ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर के बीच में डिफरेंस आता है, दैट डिफरेंस इज द फ्रिक्शनल पावर.
वो डिफरेंस क्या है आपका बच्चों, एफ पी फ्रिक्शनल पावर है। यानी इसमें जो डिफरेंस आएगा दैट विल टेक प्लेस ड्यू टू दिस पर्टिकुलर लॉसेस एंड दैट लॉस इज नोन एज फ्रिक्शनल लॉसेस। यानी फ्रिक्शनल पावर हम इसको एफ पी से डिनोट करेंगे। तो फ्रिक्शनल लॉसेस इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग मैकेनिकल लॉसेस। यानी अगर हम बात करें कि जो फ्रिक्शनल लॉसेस बच्चों अकर होंगे वो उनके जो रीजन्स हैं वो क्या क्या हैं और कहाँ पे फ्रिक्शनल लॉसेस आपके हो सकते हैं, ठीक है, दैट आर रिलेटेड टू द मैकेनिकल लॉसेस। तो फर्स्ट वन है स्टूडेंट्स डायरेक्ट फ्रिक्शनल लॉसेस। डायरेक्ट फ्रिक्शनल लॉसेज मीन्स जो भी पर्टिकुलर पार्ट्स आपके किस में हैं, मोशन के अंदर है, उनके अंदर डायरेक्ट फ्रिक्शनल लॉसेज हो सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द डिटेल्स। नेक्स्ट वन इज पंपिंग लॉसेज, पंपिंग की वजह से लॉस हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द पावर लॉस टू ड्राइव द कंपोनेंट टू चार्ज एंड स्केवेंज। और नेक्स्ट वन इज पावर लॉस टू ड्राइव अदर ऑक्सिलरी कंपोनेंट। अन्य ऑक्सिलरी कंपोनेंट को ड्राइव करने में जो बच्चों पावर का लॉस हो रहा है, ये सारे लॉसेज क्या हो सकते हैं, दैट मे बी ऑल द मैकेनिकल लॉसेज एंड दैट विल कंसिडर विद इन द फ्रिक्शनल लॉसेज। तो फर्स्ट वन अगर हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट फ्रिक्शनल लॉसेज, इसके अंदर देखिए इट इज़ द पावर एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू relative motion of different bearing surfaces such as piston rings, main bearings, camshaft bearing etc. Since there are a number of moving parts, the frictional losses are comparatively higher in reciprocating engines. तो बच्चों डायरेक्ट फ्रिक्शनल लॉसेज में आपको पता है जैसे ही हम इंजन को स्टार्ट करेंगे तो जो भी उसके रोटेटिंग पार्ट से, ठीक है, जहाँ जहाँ मोशन होगी, जैसे अगर आप मानते हो ये अगर आपका पिस्टन है तो यहाँ पर एक पिस्टन रिंग लगी रहती है, ठीक है, जो आपकी किसको कनेक्ट करती है, कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करेगी। फिर यहाँ पर बच्चों क्या होती है, क्रैंक होती है और ये क्रैंक से आपकी क्या कनेक्टेड होती है, यहाँ पर आपकी क्रैंक शाफ्ट कनेक्टेड होती है इस तरीके से, ठीक है। ये तो जितनी भी पिन्स हैं या जहाँ पे भी आपकी रोटेटिंग मोशन है, ठीक है, या रेसिप्रोकेटिंग मोशंस हैं एंड देयर आर सम बियरिंग्स और सम पिस्टन रिंग्स, तो बच्चों वहाँ पर जो डायरेक्ट लॉसेस होंगे ड्यू टू द फ्रिक्शंस, फ्रिक्शन की वजह से व्हेन एवर यू विल स्टार्ट द इंजन्स, दीज ऑल कम्स अंडर द डायरेक्ट फ्रिक्शनल लॉसेस। यानी बियरिंग्स के लॉसेस, शाफ्ट बियरिंग लॉसेस, ठीक है, पिस्टन रिंग्स लॉसेस, ऑल विल कम्स अंडर द डायरेक्ट फ्रिक्शनल लॉसेस। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स पंपिंग लॉसेज। पंपिंग लॉसेज में कौन कौन से आपके लॉसेज आते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन्स की, ठीक है, ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्पेंट ड्यूरिंग इनटेक एंड एग्जॉस्ट प्रोसेस। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, स्पेंड होगी ड्यूरिंग द इनटेक एंड एग्जॉस्ट प्रोसेस। जब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर आपका सक्शन होगा स्टूडेंट्स, तो देयर विल बी वन सक्शन प्रोसेस और वन इज एग्जॉस्ट। दोनों में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी। द पंपिंग लॉस इज द नेट पावर स्पेंट बाय द इंजन पिस्टन ऑन द वर्किंग मीडियम, जैसे गैसेज है ड्यूरिंग इनटेक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अगर हम बात करते हैं कि जो भी पर्टिकुलर इनटेक स्ट्रोक में आप सप्लाई कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ लॉसेज होगा एंड दैट लॉसेज विल बी कंपनसेटेड बाय दिस पर्टिकुलर ड्राइविंग पंप। जो पंप आपकी ड्राइव कर रही है, फ्यूल को इनटेक कर रही है, फ्यूल को आउटलेट कर रही है, तो वहाँ पर जो लॉसेज होंगे, एनर्जी के जो लॉसेज होंगे, जो पंप को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, दैट विल कम अंडर द पंपिंग लॉसेज। और वो लॉसेज किसकी वजह से होंगे, अगेंस्ट द फ्रिक्शन, जब आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है विद इन द पाइप या इनटेक बॉल्व के थ्रू,
तो दैट फ्लूइड हैज़ टू वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन, उसको फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। और जब बच्चों उसको फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा तो जो आपकी पंप है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज काउंटेड इन द फ्रिक्शनल लॉसेस। तो इन द केसेज ऑफ टू स्ट्रोक इंजन्स दिस इज नेग्लिजिबल सिंस द इनकमिंग फ्रेश मिक्सचर इज यूज्ड टू स्कैवेंज द एग्जॉस्ट गैसेज। 4 स्ट्रोक इंजन्स के अंदर इट इज़ कंसिडरेबल, और जो आपका 2 स्ट्रोक इंजन्स है उसके अंदर ये आपका कंसिडरेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो भी हमारा इनटेक स्ट्रोक होता है, इनटेक के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो भी पर्टिकुलर हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर इनटेक में जाएगा वो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो भी लॉसेस हो रहे हैं 2 स्ट्रोक के अंदर दैट आर minimum, that's why we can neglect it, but there will be also some pumping losses also. Next one is student power losses to drive the component to charge and scavenge। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी पर्टिकुलर अदर कंपोनेंट हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, वी आर ड्राइविंग विद द हेल्प ऑफ द मेन इंजन्स, मेन इंजन की सहायता से हम उन अदर कंपोनेंट को भी ड्राइव कर रहे हैं, तो जो पावर आउटपुट हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे ऐसे कंपोनेंट हैं जो चार्जिंग में काम आ रहे हैं, या स्कैवेंज। स्कैवेंज मतलब क्या होता है, जब आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स के अंदर जो भी कंबशन चेम्बर है, जो रिमेनिंग फ्यूल है उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, ठीक है, तो वहाँ पे भी अपना पावर लॉस होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इन सर्टेन टाइप ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन्स द इनटेक चार्ज इज सप्लाइड एट ए हायर प्रेशर देन द नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन्स। अगर बच्चों आपका पर्टिकुलर इंजन्स हाई पावर इंजन्स है, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी चार्ज आप सप्लाई करेंगे, जो भी चार्ज आप सप्लाई करेंगे यहाँ पर यू हैव टू सप्लाई इट एट हायर प्रेशर। तो अगर आपको हाई प्रेशर पर सप्लाई करना है तो जो भी पर्टिकुलर पंप है उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है ड्यू टू हीटिंग और ड्यू टू फ्रिक्शन देयर विल बी मोर लॉसेस। बट अगर एक नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन है, यानी अगर हम अंदर वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर, वॉल्व के अंदर या मैनीफोल्ड के अंदर, तो जो भी पर्टिकुलर मिक्सचर है दैट विल कम ऑटोमेटिकली। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो अगर आपका हायर प्रेशर इंजन्स के अंदर जो चार्ज सप्लाई करेंगे दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन द नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन्स, और वी कैन से दैट इज़ मोर पावर कंज्यूमिंग देन द नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन्स। देन फॉर दिस पर्पज ए मैकेनिकली ड्रिवन कंप्रेसर और ए टरबाइन ड्रिवन कंप्रेसर इज़ यूज्ड। तो इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बच्चों अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक मैकेनिकली ड्रिवन कंप्रेसर यूज़ करते हैं और एक टरबाइन यूज़ करते हैं, जो क्या करती है उस कंप्रेसर को ड्राइव करने के काम में आती है। तो यहाँ पर व्हाट इज़ टेकिंग प्लेस, यहाँ पर ये जो टरबाइन का अरेंजमेंट्स है या कंप्रेसर का अरेंजमेंट्स है दैट इन दैट वी आर लूजिंग द पावर। तो अकॉर्डिंगली द इंजन्स इज कॉल्ड द सुपरचार्ज्ड और टर्बोचार्ज इंजन्स। इन केस ऑफ सुपरचार्ज इंजन की बात करें, द इंजन इटसेल्फ सप्लाई पावर टू ड्राइव द कंप्रेसर। जो बच्चों अगर आपका सुपरचार्ज इंजन है तो वहाँ पर इंजन सॉरी सर, वो एक बार वो वैक्यूम वाला देखिए इधर बच्चों, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं जो वैक्यूम ऑपरेटेड इंजन्स होगा उसमें क्या होगा, यू हैव टू क्रिएट, जैसे ये आपका क्या है, सपोज दिस इज योर वॉल्व या दिस इज योर मैनीफोल्ड इन विच यू हैव टू सप्लाई द चार्ज, देन हियर वी विल क्रिएट द वैक्यूम। अगर हम यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर पोर्ट, देन द चार्ज दैट वी आर सप्लाइंग, जो चार्ज हम यहाँ पे सप्लाई करेंगे, देन वी हैव नॉट टू वर्क मोर। यहाँ पर ये चार्ज ऑलरेडी जैसे ही आप थोड़ा सा प्रेशर हायर करेंगे विद द हेल्प ऑफ पंप,
that will be sucked by this particular portions and that will go to the intake port, easily चला जाएगा. बट मोस्ट ऑफ द इंजन्स में अगर हम बात करते हैं, जितने हायर प्रेशर इंजन्स होते हैं उसमें हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो पंप लगी रहती है उस पंप को वर्क करना पड़ेगा उस चार्ज को हाई प्रेशर चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए, सो दैट वी कैन इनटेक इट, सो दैट वी कैन सप्लाई इट विद इन द पोर्ट, विद इन द मैनीफोल्ड और विद इन द कंबशन चेम्बर. क्योंकि वहाँ पर क्या होगा बच्चों, हायर प्रेशर क्रिएट होगा. जैसे अगर आप कंबशन चेम्बर में डायरेक्ट सप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पे तो प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उस पर्टिकुलर केसेस में वो जो पर्टिकुलर चीज़ है आपकी हायर प्रेशर इंजन्स के अंदर यूज़ होगी. बट जो नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन्स होगा, नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन्स का मतलब हो गया कि वी आर क्रिएटिंग द वैक्यूम विद इन द पोर्ट्स, विद इन द वाल्व और विद इन द मैनीफोल्ड वेयर वी आर सप्लाइंग द फ्यूल. उस पर्टिकुलर पोर्शन में हम क्या करेंगे, वैक्यूम क्रिएट कर देंगे सो दैट वी कैन सप्लाई द फ्यूल डायरेक्टली विद इन दैट पर्टिकुलर पोर्शंस. नेक्स्ट इसमें ये होता है कि इन केस ऑफ सुपर चार्ज इंजन्स की बात कर रहे हैं तो सुपर चार्ज इंजन्स में एक तो क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्यूल सप्लाई करने के लिए एक एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स होगा. जैसे नॉर्मली जो हम फ्यूल सप्लाई करते हैं इंजन्स के अंदर वो तो होगा ही, जबकि उसमें सुपर चार्जिंग के लिए एक स्टोरेज टैंक अलग से होगा, चाहे वो अलग से कोई आपकी गैस हो जो बूस्टर प्रोवाइड करेगी. जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपकी एक्स्ट्रा चार्ज इनलेट होगा और हीट आपकी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट आपकी ज़्यादा बर्न होगी, तो आपको ज़्यादा पावर स्ट्रोक मिलेगी सुपर चार्ज इंजन्स के अंदर. बट सुपर चार्ज इंजन में बच्चों अगर हम बात करते हैं कि सुपर चार्ज इंजन में जो इंजन आपका रन कर रहा है वो इंजन ही आपके कंप्रेसर को चलाने के काम में आ रहा है, तो वहाँ पर जो पावर हमें यूज़ करनी है मोशन में वो कंप्रेसर में लॉस हो रही है थोड़ी थोड़ी. जो भी पर्टिकुलर पावर हमारी लॉस हो रही है, वेयर इन ए टर्बो चार्ज इंजन द टर्बाइन इज ड्रिवन बाय द एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ द इंजन्स. जबकि जो आपका टर्बो चार्ज इंजन्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी एग्जॉस्ट गैसेज हैं, इंजन का आपका पावर स्ट्रोक ख़त्म हुआ, पावर स्ट्रोक ख़त्म होने के बाद में जो भी एग्जॉस्ट गैसेज यहाँ से जाएंगी उनके पास भी एनर्जी है, उस एनर्जी को हम कहाँ पे सप्लाई कर देंगे, वी विल सप्लाई विद इन द टर्बाइंस. टर्बाइन के अंदर सप्लाई करेंगे तो टर्बाइन उस एनर्जी को रोटेशंस में यूज करेगी और उस रोटेशन से हम क्या कर सकते हैं, फर्दर जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हैं जैसे कंप्रेसर वगैरह हैं उनको चला सकते हैं. तो दीज डिवाइसेस टेक अवे ए पार्ट ऑफ द इंजन आउटपुट. तो यहाँ पर भी बेसिकली क्या हो रहा है, इंजन आउटपुट का कुछ न कुछ पार्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, लॉसेज में ही जा रहा है. दिस लॉसेज इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव फ्रिक्शनल लॉसेज. इन केस ऑफ टू स्ट्रोक इंजन्स with a scavenging pump, the power to drive the pump is supplied by the engines. ठीक है, अगर हम बात करते हैं टू स्ट्रोक इंजन की तो टू स्ट्रोक इंजन में भी स्टूडेंट्स जब आपका प्रोसेस होता है एग्जॉस्ट, स्कैवेंजिंग बोलते हैं ना, स्कैवेंजिंग पंप का मतलब है कि जब आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा तो जो अनबर्न्ड फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो यहाँ पर रह जाएगा, फ्रेश एयर सप्लाई करने से पहले इसको बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पर एक स्कैवेंजिंग पंप यूज करेंगे. दैट विल सक ऑल द रिमेनिंग फ्यूल. जो भी पर्टिकुलर फ्यूल है वो उसको सक करके क्या कर देगी, इट विल टेक आउट, वो उसको वहाँ से क्या कर देगी स्टूडेंट्स, वहाँ से ये इसको बाहर निकाल देगी. चलिए नेक्स्ट जो लॉसेज होता है, पावर लॉसेज टू ड्राइव द अदर ऑक्सिलरी कंपोनेंट. पावर लॉसेस का सिर्फ मतलब इतना है कि जैसे सपोज जो भी पर्टिकुलर इंजन है, ये इंजन आपकी ऐसे मान के चलिए 70 पावर प्रोड्यूस कर रहा है. अब इस अगर 70 को पूरा यूज़ करें, टोटल अगर ये यूज़ में आ रही है तो इसका मतलब है इतना आउटपुट मिल रहा है. बट अगर इसमें से कुछ पावर हमारी इस इंजन की ऑक्सिलरीज हैं, जो अदर कंपोनेंट है जो इसके साथ में रन कर रहे हैं, उनको रन करने में चली जा रही है, 10 भी अगर रन करने में चली जा रही है तो वो हमारा लॉसेज हो गया. ठीक है, दैट इज लॉसेज. तो यहाँ पर पावर लॉस टू ड्राइव द अदर ऑक्सिलरी कंपोनेंट में बात करेंगे तो ए गुड परसेंटेज ऑफ द जनरेटेड पावर आउटपुट इज स्पेंड टू ड्राइव ऑक्सिलरीज. जैसे वाटर पंप है, लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप है, जो कूलेंट पंप होगी,
यानी जहाँ पर आपका इंजन्स ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स होता है तो यहाँ पर बच्चों इस पार्ट्स में क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर की वजह से ये इंजन की वॉल गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, कूलेंट्स लगाते हैं, कूलिंग। तो यहाँ पर जो भी कूलेंट है उसको सप्लाई करने के लिए पंप यूज करेंगे, कूलेंट पंप यूज करेंगे। और जहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल स्प्रे करना है या इंजेक्ट करना है उसके लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप यूज करेंगे। फ्यूल को चलाने के लिए फ्यूल पंप यूज करेंगे। कूलिंग फैन को चलाने के लिए भी हम क्या करेंगे, कूलिंग फैन यूज करेंगे, जनरेटर्स यूज करेंगे। तो दीज ऑल आर द ऑक्सिलरी डिवाइसेस, जिन सभी को चलाने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी इंजन अगर सेल्फ प्रोवाइड कर रहा है आफ्टर रनिंग, स्टार्ट करने के बाद में, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, दोज लॉसेस विल बी काउंटेड इन द पावर लॉस। तो दिस इज कंसिडरेबल a loss because the presence of each of the component reduces the net output of the engines। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, there are 4 type of mainly losses that will take place। frictional losses जो जनरली मैकेनिकल लॉसेज से रिलेटेड हैं, डायरेक्ट फ्रिक्शनल लॉसेज। डायरेक्ट फ्रिक्शनल लॉसेज में जो भी आपके रोटेटिंग पार्ट्स हैं उनकी बात करेंगे, चाहे वो बियरिंग्स हो, ठीक है, चाहे वो पिस्टन हो, जहाँ पे आपकी रिलेटिव मोशंस है। नेक्स्ट वन पंपिंग लॉसेज। तो पंपिंग लॉसेज में क्या है कि जो इनटेक और आउटलेट, तो इनटेक में जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं, जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उससे थोड़ी सी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ रही है। रीज़न क्या है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट उस पर्टिकुलर फ्लूइड को वर्क करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर पंपिंग लॉसेज काउंट हो जाएंगे। पावर लॉसेज टू ड्राइव द कंपोनेंट टू चार्ज एंड स्कैवेंज। चार्ज एंड स्कैवेंज का मतलब है कि जब भी आप इसके अंदर सप्लाई करेंगे इनटेक में और एग्जॉस्ट में क्या करेंगे, जो अनवंट मिक्सचर है उसको निकालेंगे, तो वहाँ पर बच्चों दोनों के लिए आपको हाई प्रेशर पंप यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। स्कैवेंजिंग पंप भी हो सकती है या चार्ज पंप भी बोल सकते हैं, तो उनको चलाने के लिए पावर लॉस होगा। और जो अदर ऑक्सिलरीज हैं, जैसे कंप्रेसर हुआ, कंप्रेस्ड एयर हमें भेजनी होती है, ठीक है, ऑयल पंप हुई, ठीक है, और जो भी आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसको स्प्रे करने के लिए पंप हुई, या फिर हम बात करें कूलेंट, जो कूलेंट आपका प्रोवाइड करेंगे उसको मूव कराने के लिए पंप हुई। इन सभी में क्या होता है, हमारी जो लॉसेस होता है पावर का, दैट कम्स अंडर द फ्रिक्शनल लॉसेस, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शनल लॉसेज हैं दैट विल अकर और दैट इज कोरिलेटेड विद द मैकेनिकल लॉसेज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं, यहाँ पर आता है आपका मैकेनिकल फ्रिक्शन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो भी पर्टिकुलर आपकी लॉसेज अकर हो रहे हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन लॉसेज कम्स इनटू पिक्चर इन द बियरिंग सर्फेसेस ऑन द इंजन कंपोनेंट ड्यू टू देयर रिलेटिव मोशंस। तो बच्चों मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बता भी चुका हूँ कि जो भी पर्टिकुलर आपके फ्रिक्शनल लॉसेज हैं वो वहीं पर होंगे जहाँ पर आपकी रिलेटिव मोशंस होगी, चाहे वो आपकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो, चाहे वो आपकी रोटरी मोशंस हो। इफ़ देयर इज सम रिलेटिव मोशंस बिटवीन द पार्ट्स देन देयर विल बी सम फ्रिक्शनल लॉसेज। जैसे अगर आप फ्यूल को क्या कर रहे हैं, इनटेक पाइप से पहुंचा रहे हैं, ये इनटेक पाइप है, मान के चलिए वॉल्व या पाइप जो भी है, पंप आपका यहाँ पे लगा हुआ है और ये आपका इनटेक वॉल्व है। तो बच्चों यहाँ पर जो भी फ्लूइड हम इसके अंदर सप्लाई करेंगे, एज ए फ्यूल हो या एयर हो, जो भी पर्टिकुलर चीज़ हो, उसको इस वॉल्व के फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है दिस पंप हैज़ टू वर्क मोर, दैट इज ऑल्सो द फ्रिक्शनल लॉस, ओके। तो मैकेनिकल फ्रिक्शन इन इंजन में बी डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस विच आर डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग सेक्शंस। अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल फ्रिक्शन की, तो उसको हम डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। जो मैकेनिकल लॉसेज है दैट इज़ क्लासीफाइड इनटू 6 डिफरेंट सेक्शंस और 6 डिफरेंट टाइप्स। तो उसमें बच्चों पहला जो आता है दैट इज़ फ्लूइड फिल्म और हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन। देखिए व्हाट विल हैपन, अगर आपकी ये कोई पर्टिकुलर बियरिंग वाला पार्ट्स है, ठीक है,
और इस बियरिंग के अंदर सपोज करिए ये आपकी कोई शाफ्ट है, ये शाफ्ट इसके अंदर आपने अटैच कर रखी है। तो बच्चों इन दोनों के बीच में वी सप्लाई सम लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। अगर मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके बनाऊँ, एनलार्ज व्यू, सपोज दिस इज बियरिंग एंड दिस इज आवर शाफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में क्या होता है, इस तरीके से देयर आर सम रोलर्स लगे रहते हैं और इन रोलर्स के बीच में, और ये जो आपका रोटेटिंग पार्ट्स है बच्चों, इनके बीच में देयर में भी ये लेयर, यहाँ पे एक लेयर हो सकती है फ्लूइड की दोनों के बीच में, ठीक है। तो वो जो लेयर है वो पूरी की पूरी एक लेयर रहेगी, फ्लूइड की फिल्म रहेगी। यानी कि जो अंदर वाला पार्ट है, हब मान सकते हो या शाफ्ट मान सकते हो, ये वाला जो पार्ट है, और ये जो बियरिंग की अंदर वाली सरफेस है, इन दोनों के बीच में बच्चों इस टाइप से एक लेयर बनी रहेगी, ठीक है। ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। तो वो जो लेयर है, अब ये जो अंदर वाले पार्ट हैं, ये जो बॉल्स है, ये भी इसके कांटेक्ट में रहेंगी, और यहाँ से जो हब वाला पार्ट है, ये अंदर वाला जो पार्ट है, ये भी इसके कांटेक्ट में रहेगा, और बीच में क्या रहेगी आपकी लेयर। तो बच्चों जब बीच में आपकी लेयर रहेगी तो ये लेयर भी ऊपर वाली भी इससे रब करेगी, ये भी इससे रब करेगी, तो यहाँ पर फ्रिक्शनल लॉसेज जरूर होगा, ठीक है। लेयर के बीच में भी फ्रिक्शनल लॉसेज होगा। तो इस टाइप का जो फ्रिक्शन है उसको बोलते हैं फ्लूइड फिल्म और हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर देखिए, द हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन इज एसोसिएटेड विद द फिनोमिना व्हेन ए कंप्लीट फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट एग्जिस्ट बिटवीन द टू बियरिंग सरफेसेस। आप बोल सकते हैं कि जो भी दो कॉन्टैक्ट सरफेसेज हैं, अगर एक कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, ठीक है, और एक ये है, अगर यहाँ पर बिल्कुल ड्राई है, कोई भी लेयर नहीं है बीच में, तो वो तो ड्राई फ्रिक्शन कहलाएगा। बट अगर बच्चों यहाँ पर इन दोनों के बीच में देयर एग्जिस्ट ए लेयर, अगर यहाँ पर कोई ना कोई पर्टिकुलर लेयर एग्जिस्ट कर रही है, यानी दोनों पार्ट का आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, बिल्कुल थिन लुब्रिकेटिंग ऑयल उनके बीच में को एग्जिस्ट कर रही है, तो वो जो फ्रिक्शन होगा बच्चों उसको बोलेंगे फ्लूइड फिल्म और हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन। इन दिस केस, अगर इस केस की बात करें, द फ्रिक्शन फोर्स एंटायरली डिपेंड्स ऑन द लुब्रिकेंट विस्कोसिटी। इस केस में बच्चों जो भी पर्टिकुलर फ्रिक्शन फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा कि जो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल है या फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी क्या है। अगर उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी तो बेसिकली ओबियसली फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा रहेगा, अगर उसकी विस्कोसिटी कम है तो फ्रिक्शन फोर्स उसका कम रहेगा। तो दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज द मेन मैकेनिकल फ्रिक्शन लॉसेज इन द इंजन्स। तो इस टाइप का जो भी पर्टिकुलर फ्रिक्शन फोर्स जहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, दैट विल कंट्रीब्यूट इन द मैकेनिकल लॉसेज दैट विल अकर ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है। तो जिनको हम बोल सकते हैं कि इस टाइप के जितने भी आपके फोर्सेज रहेंगे दैट विल कंट्रीब्यूट विद इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम, ये सारे के सारे इस पर्टिकुलर सिस्टम में कंट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों पार्शियल फिल्म फ्रिक्शन। अगर हम पार्शियल फिल्म फ्रिक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पार्शियल का मतलब है कि जब भी दो रोटेटिंग पार्ट्स आपस में इस तरीके से कांटेक्ट में हैं तो आप कह सकते हैं कि जब भी ये दोनों पार्ट्स के बीच में कभी तो लेयर है फ्लूइड की, कभी नहीं है, ठीक है। आप मान सकते हो कि जब ये आपस में रोटेट कर रहे हैं या इनके बीच में रिलेटिव मोशंस है तो कभी तो फ्लूइड की लेयर रहेगी, कभी नहीं है, कभी रहेगी, कभी नहीं है, तो उसको बोलेंगे पार्शियल फिल्म फ्रिक्शन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं व्हेन रबिंग मेटल सरफेसेस आर नॉट सफिशिएंटली लुब्रिकेटेड, जब उनको हम प्रॉपरली एक लेयर नहीं बने पूरी की पूरी, ठीक है। तो जब बच्चों लेयर नहीं बनेगी पूरी की पूरी, कॉन्टैक्ट बिटवीन द रबिंग सरफेस इन सम रीजन्स, तो कुछ रीजन्स में जो रबिंग सरफेस हैं उनमें तो कांटेक्ट रहेगा, कुछ में लेयर बनी रहेगी फिल्म की, तो वो पार्शियल हो गया ना, ना तो पूरी की पूरी फिल्म बनी हुई है और ना पूरा का पूरा ड्राई है। तो यानी कुछ जगह पे तो क्या रहेगा, सरफेस आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगी,
और कुछ जगह पर क्या रहेगा, लुब्रिकेशन की फिल्म बनी रहेगी, इसीलिए उसको बोल दिया पार्शियल फिल्म फ्रिक्शन। ड्यूरिंग नॉर्मल इंजन ऑपरेशंस देयर इज ऑलमोस्ट नो मेटालिक कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट बिटवीन द कंप्रेशन। अगर हम बात करें कि जब आपका इंजन नॉर्मल ऑपरेशंस में है तो उस पर्टिकुलर पोजीशंस में वहाँ पर जो भी रोटेटिंग पार्ट्स हैं बच्चों, उनके बीच में कोई भी मेटालिक कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, कोई भी पर्टिकुलर सरफेस कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगी। एक मिनट। तो बच्चों इसमें अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर पार्शियल फिल्म फ्रिक्शन है तो पार्शियल फिल्म फ्रिक्शन में कुछ पार्ट पर क्या रहेगा, आपकी लुब्रिकेटेड सरफेस, जो भी लुब्रिकेशंस रहेगा दोनों लेयर के बीच में फिल्म बनाएगा और कुछ पार्ट डायरेक्ट आपस में कांटेक्ट में रहेंगे। तो दिस इज मेनली एट द एंड ऑफ ईच स्ट्रोक। जब आपका स्ट्रोक एंड होने वाला होता है तब इस टाइप का फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, वेयर द पिस्टन वेलोसिटी इज नियरली जीरो। जब आपके पिस्टन की वेलोसिटी लगभग जीरो हो, स्ट्रोक एंड होने वाला हो। ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ द इंजन्स द जर्नल बियरिंग ऑपरेट इन पार्शियल फिल्म फ्रिक्शन। जब बच्चों स्टार्टिंग में इंजन को स्टार्ट करते हैं तो ना तो आपकी जो लुब्रिकेटिंग ऑयल की पंप है वो वर्क करती है और ना हम उसमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो स्टार्टिंग में जितनी भी जर्नल बियरिंग्स हैं इंजन्स के अंदर सभी पार्शियली फिल्म फ्रिक्शन पर ही ऑपरेट होती हैं। जो भी हमने लुब्रिकेशन ऑयल पहले से वहाँ पे अप्लाइड रहता है उनके पार्ट्स के बीच में बच जाता है, वही क्या करता है, बीच में लेयर बनाता है। तो थस पार्शियल फिल्म फ्रिक्शन कंट्रीब्यूट वेरी लिटिल टू द टोटल इंजन फ्रिक्शन, हैंस इट मे बी नेग्लेक्टेड। तो पार्शियल फ्रिक्शन इंजन्स को यानी पार्शियल फ्रिक्शन की वजह से जो भी लॉसेज होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट वन आता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। अगर हम बात करते हैं द रोलिंग फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रोलिंग मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। जो भी रोलिंग फ्रिक्शन होगा बच्चों, दो सरफेस के बीच में अगर आपकी रोलिंग मोशन है तो उस रोलिंग मोशन की वजह से जो भी पर्टिकुलर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा दोनों के बीच में, उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसमें क्या होता है, बॉल एंड रोलर बियरिंग्स एंड टेपेट रोलर्स आर सब्जेक्टेड टू रोलिंग फ्रिक्शंस। तो रोलिंग फ्रिक्शंस में इस टाइप के रोलर्स भी रहते हैं बियरिंग्स के अंदर, ये इस तरीके के रोलर्स भी बने रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये पूरी की पूरी बियरिंग्स की सरफेस के अंदर लग जाते हैं इस तरीके से। अगर आप इसको गोल गोल इस तरीके से लेंगे तो ये सरफेस के अंदर इस तरीके से लगे रहते हैं पूरी बियरिंग्स के अंदर। रोलर टाइप में भी हो सकते हैं और इट में भी सिलेंड्रिकल टाइप में भी हो सकते हैं और बॉल टाइप में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे अगर किसी बियरिंग्स के अंदर इस तरीके से लगे हुए हैं इस तरीके से, तो बियरिंग ऑफ दिस टाइप हैव ए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ लोड एंड स्पीड, ठीक है। कुछ टाइप की जो बियरिंग्स हैं उनके अंदर बेसिकली ये जो हम लगाते हैं या तो बॉल या रोलर सपोर्ट्स जो भी रहते हैं इसके अंदर, बॉल और रोलर बियरिंग्स, तो बच्चों इनके ऊपर बेसिकली क्या है, ये डिपेंडेंसी होती है कि इसमें क्या मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो। दोनों मटेरियल जो कांटेक्ट में आएंगे उनका रबिंग एक्शन क्या रहेगा, तो जो फ्रिक्शन की क्वांटिटी है वो उनके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करती कि कितना लोड आप इंजन पे अप्लाई कर रहे हैं या क्या इंजन की स्पीड है। तो दिस फ्रिक्शन इज पार्शियली ड्यू टू लोकल रबिंग फ्रॉम डिस्टॉर्शन अंडर लोड एंड पार्शियल ड्यू टू कंटिन्यूअस क्लाइंबिंग ऑफ रोलर। तो हम बात कर सकते हैं कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होगा ये आपका अकर होगा ड्यू टू द लोकल रबिंग एक्शन ऑफ द पार्ट्स। यू कैन से दैट कि जो लोकल रबिंग होगी आपकी दैट में टेक प्लेस और दैट में ड्यू टू द रोलिंग। अब बच्चों ड्राई फ्रिक्शन है दैट यू नो वेरी वेल। ड्राई फ्रिक्शंस में क्या होगा, जब भी हम कोई भी लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जो भी आपके लॉसेज होंगे ड्यू टू फ्रिक्शन that will come under dry friction. Then you will study this one and this is last one, it may be journal bearing friction। एक और बचा हुआ है। तो जर्नल बियरिंग फ्रिक्शंस में क्या होगा बच्चों,
कि एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल शाफ्ट कॉल्ड जर्नल रोटेट अगेंस्ट ए सिलेंड्रिकल सरफेस। देखो, अगर एक सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है, और ये जो शाफ्ट है बच्चों किसी सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर, सिलेंड्रिकल सरफेस आप समझ सकते हैं इस तरीके से, किसी सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल सरफेस को क्या बोलते हैं, बियरिंग। जर्नल बियरिंग आर कॉल्ड पार्शियल व्हेन द बियरिंग सरफेस इज लेस देन फुल सर्कम्फरेंस। The rotary motion may be either continuous or oscillatory. जो भी particular shaft which is rotating within a cylindrical surface, तो ये जो particular cylindrical surface जिसके अंदर वो rotate कर रही है shaft, उस particular surface को बोल देंगे bearing। और जो भी आपकी जर्नल बियरिंग्स हैं उनको हम पार्शियल बियरिंग भी बोल सकते हैं, पार्शियल जर्नल बियरिंग्स, कि जब वो आधी सरफेस पे ही रोटेट कर रही हैं। जैसे आप मान सकते हो ये सिलेंड्रिकल सरफेस है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और बियरिंग आपकी इस तरीके से है, यहाँ पर शाफ्ट ऐसे है, तो नीचे वाला पार्ट, आधा पार्ट तो कांटेक्ट में है, ऊपर वाला पार्ट कांटेक्ट में नहीं है, यहीं पे हविंग कर रखी है, इस तरीके से रोटेट कर रही है, ये पार्ट वापस से इसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो कंप्लीट सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो मच थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वर्क हैज़ बीन डन to find the performance of journal bearing under various operating conditions। तो बहुत सारा वर्क इसमें हम कर चुके हैं ऑलरेडी, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पर्टिकुलर बियरिंग्स। और ये बच्चों क्या है, ये लास्ट है आपका फ्रिक्शन ड्यू टू पिस्टन मोशन। पिस्टन की मोशन की वजह से कौन कौन से फ्रिक्शन या कहाँ कहाँ फ्रिक्शन एग्जिस्ट हो सकता है, तो फ्रिक्शन ड्यू टू मोशन ऑफ पिस्टन कैन बी डिवाइडेड इनटू विस्कस फ्रिक्शन ड्यू टू पिस्टन, नॉन विस्कस फ्रिक्शन ड्यू टू पिस्टन, ठीक है। तो जो नॉन विस्कस पिस्टन रिंग्स फ्रिक्शन कैन बी फर्दर डिवाइडेड कर सकते हैं, फ्रिक्शन ड्यू टू रिंग टेंशन और फ्रिक्शन ड्यू टू गैस प्रेशर बिहाइंड द रिंग। तो ये जो पार्ट है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये पार्ट हम स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे।